दोस्तों नमस्कार। बहुत ही नमक है मुंबई की हवा में और उसी हवा तले इंडिया की बैठक से क्या कोई मिठास निकल पाएगी जो इस देश को संदेश दे पाए कि 2024 में असल वैकल्पिक परिस्थितियों के साथ इंडिया खड़ा हो चला है। क्योंकि पटना की बैठक में केजरीवाल दुखी थे, निराश थे, गुस्से में थे। बेंगलोर की बैठक के बाद नीतीश कुमार गुस्से में थे, निकलकर चलकर पटना पहुंच गए। लेकिन मुंबई की बैठक शायद किसी ऐसी टेस्ट के समान है और उसके सामने वो कौन सा फार्मूला है जिसमें सवाल सिर्फ इंडिया के भीतर के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने भर का ना हो, बल्कि समूचा कार्यक्रम वो साथ लेकर चल रहे हो। नेता की तस्वीर भी चस्पा हो हर जहन में और इस बात को भी इस देश के भीतर वह बिखेरने की ताकत रखती हो कि आखिर उसके पास कौन सा कार्यक्रम है, कौन सा प्रोग्राम है। क्या इस प्रोग्राम को रख पाने की ताकत मुंबई के नेता कर पाएंगे? मुंबई का मतलब है उद्धव ठाकरे और शरद पवार। मुश्किल यह है कि उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी एक बड़ी लकीर खिसक कर बीजेपी के साथ न सिर्फ चली गई बल्कि सत्ता संभाले हुए है। यही हाल शरद पवार का है। तो मुंबई एक प्रयोगशाला है राजनीतिक तौर पर, जहां पर पैनिक बटन बीजेपी के भीतर क्यों दब गया कि उसने उसी दिन बैठक बुला ली और यह सोचकर बैठक बुलाई कि मैसेज हर हाल में शिवसेना और एनसीपी के भीतर जाना चाहिए कि हमारी कवायद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके आगे का पैनिक बटन दिल्ली में दबता है, क्योंकि अगर डिनर उद्धव ठाकरे इंडिया के नेताओं को देंगे तो फिर एकनाथ शिंदे डिनर बीजेपी के नेताओं को, जहां पर एनसीपी से टूटकर आए नेता भी शामिल हैं, उन्हें डिनर क्यों नहीं दे सकते हैं? तो क्यों नहीं इस पैनिक बटन को एक बराबरी की कवायद के तहत खड़ा कर दिया जाए? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? जी नहीं। मुंबई की बैठक का मतलब है एक ऐसा मॉडल उभरना जिस मॉडल के सामने बीजेपी की वह पुरानी रंगत एक झटके में आपको धूमिल दिखाई देने लगी। तीन ही लाइन पर बीजेपी इस दौर में चल रही है। पहली लकीर उसकी बहुत साफ है, सामने वाला भ्रष्ट है, यानी इंडिया भ्रष्ट है, उसके तमाम नेता करप्ट हैं, इसीलिए हमारी सीबीआई और ईडी चलती है। कांग्रेस या कहें राहुल गांधी, उनके जहन में एक बात साफ है कि दरअसल कर्नाटक मॉडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने बीजेपी को करप्ट घोषित कर दिया, बतलाया कि कितना कमीशन किस तौर पे बीजेपी लेती है और तभी काम होती है। यानी जो करप्शन की राजनीति के दायरे में खड़े होकर बीजेपी इंडिया को कटघरे में खड़ा करती है, तो क्यों नहीं इंडिया उस कटघरे को उल्टा कर दे और बीजेपी को लाकर खड़ा कर दे। तो प्रांत दर प्रांत क्या यह बताया जा सकता है कि मोदी सत्ता करप्ट है? क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा उसके आगे का है, जिसमें डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहां वहां वो करप्ट है। वो कर्नाटक में करप्ट थी, चुनाव हार गई। वो मध्य प्रदेश में करप्ट है, जैसे ही आवाज उठी अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करा दी गई। और यह करप्शन का मूड क्या वाकई डबल इंजन की सरकार के साथ बीजेपी को करप्शन के कटघरे में खड़ा कर सकता है? प्रस्ताव बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसके भीतर की परिस्थिति को समझिए तो बीते 9 बरस से लगातार मोदी सत्ता यही कहती चली आई है कि हम करप्ट नहीं हैं, हमारे ऊपर एक भी दाव नहीं लगा है। और डबल इंजन का मतलब होता है विकास की दुगनी रफ्तार। यह दोनों मामले क्या इस इंडिया की बैठक में जो मुंबई में है वहां से उभर कर आएंगे और तय होगा कि निशाना कहां पर साधना है और निशाने पर कैसे मोदी सत्ता को लेना है। लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम लेने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह खुद ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए बीच बाजार में आएंगे ही। वो जगह जगह रैलियां करेंगे ही, वो जगह जगह रोड शो करेंगे ही, और उस दौर में वो जिन बातों को कहेंगे उसके उलट की परिस्थिति पहले ही इंडिया तमाम जगहों पर अपनी राजनीति, अपनी रैली और अपनी प्रचार शैली के जरिए सामने रख देगी। नारा भी होगा, झंडा भी होगा, एक नया चिन्ह भी होगा, और उस नारे के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं निशाने पर बीजेपी मौजूदा वक्त की परिस्थितियों के साथ खड़ी होगी। तो क्या यह प्रस्ताव
बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन इसका एक तीसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा आरएसएस से जुड़ता है। आरएसएस को लेकर और नफरत की लकीर जो खींची जा रही है देश के भीतर, इन दोनों को मिलाकर एक और प्रस्ताव क्या कांग्रेस और राहुल गांधी रखने जा रहे हैं। यानी तीन एस्पेक्ट में राजनीतिक प्रस्ताव के तौर पर आने वाले वक्त में बीजेपी को कैसे कटघरे में खड़ा करना है, उसमें पहला हिस्सा बीजेपी का करप्शन है, दूसरा हिस्सा करप्ट डबल इंजन की सरकार है, तीसरा आरएसएस और नफरत की राजनीति है। तो क्या बात इससे बन जाएगी या बात इसके आगे बनेगी जब आप तय करेंगे कि आखिर संयोजक कौन होगा। नीतीश कुमार बेंगलोर में रूठ गए थे, तो क्या उन्हें मना लिया जाए, उन्हें संयोजक बना दिया जाए। सभी की सहमति है क्या? ममता बनर्जी क्या वाकई उनके पीछे खड़ी है? क्योंकि इस दौर में दिल्ली के भीतर से आवाज क्यों निकल कर आई कि केजरीवाल प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम सामने किया जाए। यह बोलने की जरूरत होनी क्यों चाहिए थी? तो कहीं भी अंदरूनी तौर पर चीजें चेक एंड बैलेंस हो नहीं पा रही है क्या? यह भी एक सवाल है। अब इसके बाद निकल कर आइए कि मुंबई की हवा के भीतर की उस सियासी गलियारे को महसूस कीजिए जहां पर शरद पवार की राजनीति और उद्धव ठाकरे की राजनीति, वो इससे पहले कांग्रेस के साथ नहीं थी, कांग्रेस के विरोध में थी, कांग्रेस का विरोध करते हुए निकली हुई राजनीति थी। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों समझ चुके हैं कि दरअसल इस देश के भीतर में जिस नेता को तलाशा जा रहा है वह नेता संयोग से कांग्रेस के भीतर से उभरता हुआ राहुल गांधी का चेहरा तो नहीं है। यानी चाहे अनचाहे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने 2024 में खड़े होंगे, इसको कोई नकार पाने की स्थिति में इंडिया के भीतर नहीं है। और बीजेपी के भीतर बार बार इस बात को लेकर फुलझड़ी उठ रही है कि अच्छा राहुल गांधी सामने होंगे तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा ना खड़ा हो जाए, कहीं किसी दूसरे चेहरे के आसरे राजनीति को नए तरीके से ढालना ना पड़ जाए। लेकिन सवाल है कि इसके साथ इंडिया के साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी पहचान छत्रप के तौर पर है और उनके आसरे देश भर में वोट मिल नहीं सकता है। तो वो अपने लिहाज से जिस भी बात को कह रहे हैं वो अपने सौदेबाजी के दायरे को बढ़ाने के लिए कह रहे होंगे, यह भी सच है। लेकिन इसके आगे का सवाल जो इंडिया के भीतर इस दौर में और बड़ा हो चला है, खास तौर से उज्ज्वला योजना के तहत जब एलपीजी की कीमत यानी सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम की गई तो इंडिया ने यह मान लिया कि हमारे दबाव में यह हो रहा है। लेकिन बीजेपी के भीतर का सच यह है कि दरअसल बीजेपी का अंदरूनी सर्वे उसे संकट में बता रहा है, लेकिन सामने वो इंडिया को खड़ा नहीं कर रहा है। तो इसके मतलब क्या है? इसके दो ही मतलब हैं। पहला बड़ा मतलब यह है कि इस देश की जनता के भीतर कोई सवाल इंडिया को लेकर नहीं है, क्योंकि इंडिया उनके सवालों के दायरे में आता ही नहीं है। और बीजेपी का अंदरूनी सर्वे बता रहा है कि दरअसल जनता के भीतर मोदी सत्ता को लेकर सवाल है, मोदी के चेहरे को लेकर सवाल है, मोदी के गवर्नेंस को लेकर सवाल है। और इस दौर में जो भी मुद्दे उठ रहे हैं उसमें महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा हो या कोई तीसरा मुद्दा क्यों ना खड़ा हो, सारे मुद्दे संयोग से मोदी के इर्द गिर्द जाकर रेंगने लगे हैं। और यह एक खतरे की घंटी है। यानी 200 रुपए कम करना उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर का, वो दरअसल इंडिया के तहत नहीं है। मुश्किल यह है कि जनता को इसकी जरूरत थी, तो जनता को तो पेट्रोल डीजल की जरूरत भी है, जनता को तो रोजगार की जरूरत भी है, जनता तो चाहती है कि महंगाई कम हो जाए, जनता तो चाहती है कि सामान्य तरीके से रहें। जनता के भीतर अलग अलग तबके की अलग अलग जरूरतें हो सकती है, लेकिन एक मोटी लकीर जिसको बीजेपी और आरएसएस इस देश के भीतर जब खींचना चाहती थी और नहीं खींच पाई, तो उसके बाद उसे कमंडल के साथ मंडल को अपनाना पड़ा, जातीय समीकरण में जाना पड़ा। तो क्या यह माना जा सकता है कि पहली बार जनता के भीतर का जो दबाव उठकर बीजेपी के ऊपर पड़ रहा है उसमें बीजेपी फैसला लेने की दिशा में बढ़ रही है? और इसको इंडिया चाहे अपनी जीत बता ले, लेकिन मुंबई की बैठक 3 लहजों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली महत्वपूर्ण स्थिति यह है, क्या वाकई इंडिया के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में किसी दूसरे
सहयोगी के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर ना आए, इसकी गारंटी कौन लेगा? संयोजक लेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन लेगा, या जो 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी वो लेगा? कौन लेगा इसकी गारंटी? दूसरी बात, अगर लोकसभा के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण मान लिए गए हैं तो क्या राज्यों की राजनीति को तिलांजलि दी जा सकती है? यह सोचकर और यह कहकर कि राज्यों की राजनीति अलग होती है, वहां आप अपना अपना मुखिया चुन लीजिएगा और वहां पर आप राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप मत देखिएगा, आप हमारे साथ खड़े हो जाइएगा। यह जानते समझते हुए कि 2024 में ही हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, जो कि तुरंत लोकसभा चुनाव के बाद होते हैं। उसके तुरंत बाद दिल्ली का चुनाव आ जाता है और दिल्ली का चुनाव 2025 के शुरू में होगा तो 2025 के अंत में बिहार का चुनाव होगा। इन 5 राज्यों की राजनीति के मर्म को क्या एक सरीखे इंडिया अपने तौर पर खड़ा कर सकती है? दरअसल खड़ा कर पाए या ना कर पाए, बीजेपी के लिए पैनिक बटन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वो जानती है कि गठबंधन शासित राज्यों में ही उसकी परिस्थिति उलट गई है। वो बिहार हो, वो पंजाब हो या वो महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र की 48 सीटों के भीतर उसका परीक्षण शायद बहुत मुश्किल हो चला है, जो बिहार के भीतर भी हो चला है। लेकिन बिहार से कोई उलट पुलट चीजें हो सकती है ऐसा बिल्कुल उसे अभी नहीं लग रहा है। प्रयास कर रही है, लेकिन यह प्रयास कि क्या वाकई शरद पवार सामने खड़े रहेंगे और अजीत पवार हमारे साथ 2024 तक रहेंगे, यह सवाल अब भी बीजेपी के भीतर है। क्या वाकई उद्धव ठाकरे एक तरफ खड़े रहेंगे और एकनाथ शिंदे दूसरी तरफ खड़े हुए हमेशा रहेंगे, यह भी सवाल उसके सामने है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द पहला पैनिक बटन अगर बीजेपी की बैठक के जरिए यह सोचकर बुलाया गया कि कोई भी दाएं बाएं ना हो, यानी उसके जहन में कोई खबर ऐसी ना आ जाए कि जिससे वो कहीं शिफ्ट होने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की बैठक का मूल मंत्र ना तो आपको ममता बनर्जी के पास मिलेगा, ना ही आपको शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेगा, और ना ही आपको केजरीवाल से मिलेगा, और ना ही आपको अखिलेश यादव से मिलेगा। मिलना जो था वो मायावती से मिल सकता था, लेकिन मायावती ने जब खुले तौर पर ऐलान कर दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मैसेज एक ही होता है, हम अभी हवा को परख रहे हैं। जब प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है कि हम लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, ना आपकी तरफ ना आपकी तरफ, ना इंडिया की तरफ ना एनडीए की तरफ, तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में मायावती कोई बड़ा निर्णय उन 4 राज्यों के चुनावों के परिणामों के बाद ले सकती है। यह एक संकेत और राजनीतिक धाराओं को पकड़ने के मिजाज की राजनीति की पहली परख है। तो क्या वाकई इंडिया जिस बात का इंतजार कर रहा है उसमें अब ये 4 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण हो गए हैं? तो उससे पहले कांग्रेस का जो नया प्रस्ताव निकल कर आने वाला है उसका मैसेज एक ही है कि आपको पहली रणनीति चाहे अनचाहे इन 4 राज्यों के अनुकूल इंडिया जीत जाए, और संयोग से इन 4 राज्यों में इंडिया का कोई दूसरा सहयोगी बड़े प्लेयर के तौर पर नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना सिर्फ कांग्रेस है। यानी पहला राजनीतिक प्रयोग इन 4 राज्यों में इंडिया का ही होना है। जो उपचुनाव हो रहे हैं जैसे घोसी में उत्तर प्रदेश के भीतर, जहां अखिलेश यादव प्रचार करने पहुंच गए और पूरे तमाम इंडिया ने उनको सपोर्ट कर दिया, सवाल वो नहीं है। लोकसभा का मिजाज राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ही वह बिसात बिछा रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस ने अपने तौर पर 4-5 बातें अब वो साफ करने वाली है, जो बहुत साफ तौर पर निकल कर आ रहा है। पहला, हर किसी को पता है चुनाव जीतिएगा तो उससे बड़ी विचारधारा कुछ भी नहीं होती है, तो निशाने पर इन 4 राज्यों के चुनाव को लीजिए। जैसे ही उसके बाद अगला कदम रखिएगा तो लोगों की जरूरतों से जुड़े हुए मुद्दों को तो उठाइए, लेकिन लोगों को भी उस मुद्दे के साथ खड़ा कीजिए जो बीजेपी के भीतर अब डर समाने लगा है। इसीलिए उसको लगता है कि अब आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल की कीमत भी कम करनी ही पड़ेगी। तीसरी परिस्थिति आती है, जैसे ही आप एक झटके में
इस देश के लोगों की जरूरतों से जुड़ने का जिक्र करते हैं, वैसे ही राहत और रियायत का जिक्र करते हैं। और यहीं पे कर्नाटक मॉडल का एक नया चेहरा, जो हर महिलाओं को 2,000 रुपए दे रहा है और जिसका आज बटन दबाकर उस चेक को उभारते हुए राहुल गांधी ने मैसूर में दिखा दिया, इसका मैसेज बहुत साफ है। याद कीजिए 2019 में इस देश के जो बीपीएल थे, जो गरीब थे, उनको 6,000 रुपए महीने देने का जिक्र कांग्रेस ने किया था, राहुल गांधी ने किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन कर्नाटक में हर महिला को 2,000 देना सफल हो गए। ठीक वैसे ही जैसे केजरीवाल ने पंजाब में हर महिला को 1,000 रुपए देने का जिक्र कर दिया, और इसके ठीक समानांतर हर बहन को जो रुपया देने का जिक्र शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, या जो सुविधाओं की पोटली राजस्थान में पायल अपने तौर पर वहां पर अशोक गहलोत खोल रहे हैं, ये सारी चीजें बतलाती हैं कि जनता को राहत रियायत, उनके मुश्किल हालातों के मुद्दे और उन्हें साथ लेना ऐसे जैसे लगे कि पॉलिटिकल पार्टी के सरोकार उनके साथ हैं। यानी राजनीतिक तौर पर सिर्फ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन को बनाना और उसको संगठित करने से जीत नहीं मिलेगी। यह बात कहने की स्थिति में राहुल गांधी इसलिए आ चुके हैं क्योंकि वो लगातार जब लोगों के बीच घूम रहे हैं तो उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों से जो सवाल निकल रहे हैं वो सवाल उन्हीं की जिंदगी की जरूरतों से वह जोड़ते हैं। राजनीतिक तौर पर इससे पहले यह भाषा गायब थी, यह संवाद गायब था, यह सरोकार गायब थे। तो इस बैठक में राहुल गांधी जिन 4-5 मुद्दों के साथ सामने निकल कर आएंगे, उसमें बहुत साफ है कि कर्नाटक के मॉडल में आर्थिक सहयोग का जो जिक्र है उसको किस रूप में रखा जा सकता है, राज्य दर राज्य, यह समझना होगा, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह भी समझना होगा। दूसरी बात, जो विचारधारा का सवाल आएगा वहां आपको चाहे अनचाहे आरएसएस को निशाने पर लेना होगा। उसमें कुछ बदलाव वैसे ही किया जा सकता है जैसे मध्य प्रदेश के भीतर बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, जिसका जिक्र कांग्रेस के नेता कर गए। तो क्या राजनीतिक तौर पर कर्नाटक के भीतर का बजरंग दल और मध्य प्रदेश के बजरंग दल भीतर का अंतर है, अलग है? या एक मैसेज दिया जाता है कि दरअसल ये जो हिंदूवादी संगठन हिंदू के नाम पर इस देश की सियासत को साधते हैं, उसमें एक झटके में अगर मुस्लिम गायब हो जाता है तो इस देश का मुस्लिम खुद को हाशिए पर खड़ा पाता है, और उसको एक झटके में एक रोशनी मिल रही है राहुल गांधी से। तो क्या अगर वो राहुल गांधी के चारों तरफ प्रांत दर प्रांत खड़ा है तो चुनावी जीत मिल जाएगी? जी नहीं, संभव नहीं है। ये वोट तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट निकल कर आ गया क्योंकि वहां पर 36 का आंकड़ा बीजेपी ने खुद खड़ा किया है। तो क्या वाकई इसके बाद की राजनीति जो दलित, ओबीसी और आदिवासियों से जुड़ी है, उनको लेकर किसी प्रपोजल के साथ अलग अलग प्रांतों में जहां रैली हो और उस राज्य में अगर किसी छत्रप की सरकार हो जो इंडिया के साथ खड़ा हो, क्या उसके जरिए किसी मुद्दे को उभारा जा सकता है? बंगाल के भीतर क्या दलितों का मुद्दा नहीं उठेगा? मुस्लिमों का तो उठता है, लेकिन दलितों का क्यों नहीं उठ पा रहा है? यह सवाल झारखंड के भीतर भी आ सकता है। आदिवासियों का मुद्दा तो है, लेकिन वहां मुस्लिमों का मुद्दा क्यों नहीं उठ पा रहा है? यह सवाल उत्तर प्रदेश, बिहार में भी उठ सकता है। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन तो चलेगा, लेकिन ओबीसी को लेकर और दलितों को लेकर कोई बड़ा सवाल वहां पर क्यों इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा? वो कौन सी परिस्थिति होगी? और महाराष्ट्र के भीतर मराठा और न्यू सेकुलरिज्म का जिक्र जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उसके आसरे चीजें जुड़ तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप ध्यान दीजिए तो मराठवाड़ा की अलग समझ है, विदर्भ को लेकर अलग राजनीति है, पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल एक नई दिशा में जाती है। तो क्या वाकई इन तमाम चीजों को एक साथ समेटने की स्थिति में इंडिया कैसे आ पाएगी? और इसी को लाने के लिए अगला प्रस्ताव इस दिशा में जाएगा कि क्या वाकई जो रैलियां सामूहिक तौर पर हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर करेगा, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के नेता जिनका वर्चस्व और वर्चस्व उस राज्य में होगा, उसके साथ कांग्रेस कैसे खड़ी हो पाएगी और कांग्रेस शासित राज्यों में बाकी छत्रप कैसे खड़े हो पाएंगे? यह सवाल और इसका रास्ता निकालने की स्थिति में क्या कांग्रेस आ चुकी है? जो प्रस्ताव का इंतजार जिस रूप में हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप झंडे और चिन्ह का जिक्र करते हैं और नारे का जिक्र करते हैं, वह सीधा हमला वैचारिक तौर पर होता है।
लेकिन उसके बाद उस जनता का वोट जहां पर चाहिए, उसके सरोकार को तलाशने की स्थिति में इस देश के भीतर की कोई राजनीति इससे पहले निकल कर नहीं आई। बरसों बरस की राजनीति को पलटते चले जाइए, अगर ये पहली बार कांग्रेस के भीतर, वह भी गांधी परिवार से निकल कर आ रही है, तो इसके दो मतलब बहुत साफ हैं। एक मतलब यह है कि कांग्रेस के भीतर का जो पूरा परिवर्तन है वह इस 2024 के चुनाव में नजर आने वाला है। यानी इससे पहले कि समूची राजनीति का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन राहुल गांधी के सही, लेकिन कांग्रेस के भीतर उसको लाना ही होगा। और दूसरा सवाल है, इससे पहले जो वामपंथी राजनीति थी, उसके जो गरीब, मुफलिस, किसान, मजदूर, दिहाड़ी, इनके जो मुद्दे थे वह भी एक झटके में अगर कांग्रेस में समा चुके हैं, तो वो मुद्दे अब वैचारिक और विचारधारा के तौर पर इंडिया के भीतर कैसे समा जाएं, क्योंकि इस देश के सामने के मुश्किल हालात हर कदम पर बतलाते हैं कि मौजूदा गवर्नेंस ने इस देश के लोगों को और गरीब बनाया है। लेकिन यह बात कन्वे होगी कैसे, यह संवाद कन्वे होगा कैसे? शायद इसीलिए हमने शुरू में आपसे कहा कि मुंबई की हवा में नमक ज्यादा है और मौजूदा वक्त में इंडिया की सोच में उस मिठास को पैदा ना सिर्फ अपने अंदर करना है, बल्कि अपने अंदर से बाहर भी निकाल कर करना है, जहां पर टकराव तो दूर की बात है, एक संवाद की स्थिति लोगों से बने और यह टकराव इस दिशा में ना जाए कि हमारा मॉडल बेहतर या तुम्हारा मॉडल बेहतर। शायद इसीलिए यह राजनीति, जिस राजनीति को राहुल गांधी सहेज के रखना चाह रहे हैं, मुंबई की बैठक में जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसका मैसेज यही है, संयोजक कोई रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कोई रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 11 सदस्य में कोई भी रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति रहे, महत्वपूर्ण यह है कि 2024 को लेकर एक साफ राजनीतिक जमीन आप बना पा रहे हैं और उस जमीन पर खुद को खड़ा कर पाने की स्थिति में है या नहीं है। क्योंकि अगली भारत जोड़ो यात्रा जो निकलेगी, उस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी का परसेप्शन तो बदलेगा, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस का परसेप्शन बदल जाएगा? कांग्रेस के दूसरे नेता भी उसी अनुकूल हो जाएंगे? और अगर हो रहे हैं तो क्या वाकई उससे निकलकर इंडिया के दूसरे सहयोगी राजनीतिक दल भी उसमें समा जाएंगे या नहीं समा पाएंगे? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र से निकली थी, उसके बावजूद भी शिवसेना और एनसीपी के भीतर कोई ऐसी परिस्थिति निकलकर नहीं आई जिससे ऐसा लगे कि वाकई उसके बाद एनसीपी नहीं टूटेगी। टूट गई। और उन तोड़ने वालों ने जो बयान दिए वो एंटी कांग्रेस थे या प्रो मोदी थे। और उसके बाद वो राजनीति साथते साथते जब मध्य प्रदेश के भीतर भी गई, तो वहां पर भी जो दूसरे राजनीतिक दल थे, छोटे छोटे राजनीतिक दल खत्म नजर आए। वहां पर कांग्रेस का उभार होने लगा, उसकी धड़कनों को लोग महसूस करने लगे। तो क्या ये माना जा सकता है कि मुंबई की बैठक दरअसल उस मुहाने पर आकर खड़ी है जहां से एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग 2024 में दस्तक दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसी की परीक्षा और उसी परीक्षा का फल 1 तारीख को निकलकर सामने आने वाला है। दरअसल यही सबसे बड़ी घड़ी इस देश की राजनीति को समझने वाले, राजनीति करने वाले और 2024 की सियासत के भीतर क्या होगा उसके समझने और जानने वालों के लिए यही महत्वपूर्ण है। यानी मुंबई की बैठक और उसका खारापन कैसी मिठास पैदा करेगा या नहीं करेगा, इंतजार हमें और आपको इसी का करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।